हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, इट इज़ ए वेरी इजी टॉपिक, लेकिन बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पज ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस. तो सबसे पहले हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. A coil of the inductance 300 millihenry and resistance 2 ohm is connected to a source of the voltage 2 volt. Okay, the current reaches half of its steady state value in. तो करंट कहाँ पहुँचती है इसकी स्टेडी स्टेट की हाफ. ओके, तो आप देखिए, हम सब जानते हैं इसके अंदर की ये इंडक्टर कोइल होती है, ये रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल होता है, हम सब जानते हैं. इसमें करंट बढ़ती है आगे आई. अब जनरली क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हमें इतना डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए वैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें याद होती ही है, कुछ चीज़ें हमें याद होती ही है. तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा भैया, ये यहाँ से ये ले लिया आपने, तो करंट कितना फ्लो होगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी हो जाएगा. ठीक है, ये हम सब जानते हैं. आई कितना है, व्हाट इज आई, आई इज द आई नॉट बाई टू. आई नॉट बाई टू लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, दिस इज द आई नॉट. यू विल सी 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल वाई बाई टी. हमें टाइम निकालना है प्यारे बच्चों. तो इससे ये गया, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. तो आप देख सकते हो, इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये 1/2 हो जाएगा आपका. और फिर आप ई की पावर माइनस आर एल बाई टी इज इक्वल टू 1/2. अब आप एल एन ले लो दोनों तरफ, तब लोगे आप, तो यू विल सी हियर माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एल एन 1/2. कितना आसान सा काम है. ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ पर टी हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा तो एल बाई आर एल एन 2. बस इसका आंसर आपको निकालना है. एल की वैल्यू पता है आपको 300 मिली हेनरी है, आर की वैल्यू पता है, एल एन 2 की वैल्यू पता होती है आपको. तो आप डाल दोगे यहाँ पर, एल की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10 की पावर -3, आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और एल एन 2 की वैल्यू आप यहाँ डाल देना, और आप टाइम की वैल्यू यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं. तो ये आई ट्रिपल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मतलब इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला. अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, आर बाई एल है या एल बाई आर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग. यहाँ पर कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं. वही सॉल्यूशन वापस से सेम पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, और वैल्यू डाल के 0.1 सेकंड इसका आंसर आ जाता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 0.1 सेकंड. इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, आपको ध्यान से करना है. 0.1 सेकंड और 0.15 सेकंड. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर कैलकुलेशन करने का. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस फ्रॉम कंप्लीट साइकिल इन 1 माइक्रो सेकेंड. एंड अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस फ्रॉम ए कंप्लीट साइकिल इन 1 माइक्रो सेकेंड, देन द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विल बी. अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है बेटा 1 माइक्रो सेकेंड. देन द फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू कितना होता है 1/t. बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया है. ये कितना हो गया 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज. ये हो जाएगा आपका इसका आंसर. डन. काम में आता है, कन्वर्जन के काम में आएगा आपके. नेक्स्ट, एंड ऐसी सर्किट द करंट इज गिवन बाय आई इजिकल टू इतना दिया हुआ है, यहाँ पे द करंट बिकम मैक्सिमम फर्स्ट टाइम आफ्टर टी इजिकल टू 0 एट टी इजिकल टू इतने पर. देखो वो क्या कह रहा है कि पहले टाइम पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी. अगर करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ यार, मैं तो कुछ भी बात नहीं करता. करंट मैक्सिमम कब होगी आप बताओ, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ मुझे. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2. हो गया नहीं होगी, इसकी वैल्यू π/2 होगी तो क्या करंट मैक्सिमम हो जाएगी. तो अभी कितना है ये 100/t प्लस π/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये π/2 हो जाएगा. तो 100/t इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6, ये हो जाएगा आपका π/3. पाई से पाई जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/300 सेकेंड. डन एकदम से. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी. द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन ऐसी करंट ये दिया हुआ है. द करंट एट बिगिनिंग विल बी. करंट एट बिगिनिंग में टी इजिकल टू 0 पर कितना करंट होगा, तो इसके अंदर टी इजिकल टू 0 पुट कर दोगे आप, तो आपको करंट आ जाएगा. देखिए आप, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन 100 पाई इंटू 0 प्लस π/3. तो यू विल सी 2 साइन π/3. π/3 कितना होता है 60, मतलब √3/2. तो ये हो जाएगा √3/2. 2 से 2 गया तो ये कितना हो गया आपका √3 एम्पियर. क्या एकदम क्लियर है बात. तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ओके,
Alternating current lead the applied EMF by pi by 2 when the circuit consume. Alternating current lead कर रहा है, क्या कर रहा है? Alternating current lead कर रहा है. लीड किस में करता है? आप पता है करंट किस में लीड करता है? आप जानते हम जानते हैं कि यदि ये वोल्टेज होता है VR, तो ये होता है IR, ये होता है VL, ये होता है VC, ठीक है. यही सर्किट का करंट होता है आपका. तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट लीड द वोल्टेज. करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कब करेगा? ये करंट इससे लीड कर रहा है. देखो ये कितना कर रहा है, ये आगे पाई बाई 2 लीड कर रहा है. तो कैपेसिटर सर्किट के अंदर करंट लीड करेगा पाई बाई 2 से. ओके, किसमें करेगा? कैपेसिटर सर्किट के अंदर लीड करेगा. 3 bulbs of 60, 40, 60 and 100 volt are connected in series with the source of 200 volt. Then which of the bulb will be glowing the most? ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. 3 बल्ब है 40 वाट के, 60 वाट के, 100 वाट कनेक्टेड सीरीज के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, है ना. अब देखिए आप तीनों सीरीज के अंदर कनेक्ट हो, करंट सेम हो जाएगी. सीरीज के अंदर है क्या बेटा? ये सीरीज में. वैसे तो डायरेक्ट याद होगी जो सबसे कम वाट का होगा जो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सीरीज के अंदर है तो करंट क्या होगी बेटा? करंट सेम हो जाएगी तीनों में. करंट है, तीनों की पावर पता है आप लोगों को, ठीक है. पावर इजिकल टू कितना होता है बताओ? P इजिकल टू वी आई, है या नहीं है? P इजिकल टू वी आई या आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर. अब आप देख सकते हैं कि तीनों में करंट सेम है, तीनों में करंट सेम है. किसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी? जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा. जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा. अपन जानते हैं यहाँ रेटिंग से निकालो. रेटिंग से रजिस्टेंस कितना होगा, है ना. P इजिकल टू कितना होता है? वी स्क्वायर बाई आर. वी तीनों में कॉन्स्टेंट, P तीनों में कॉन्स्टेंट होगा. आर इजिकल टू कितना हो गया? वी स्क्वायर बाय P. अब जिसका P कम उसका R ज़्यादा, है ना. जिसका यहाँ पर ये रेटिंग है, ये रेटिंग पावर, ठीक है. रेटिंग पावर जिसकी कम उसका R ज़्यादा. जिसका R ज़्यादा उसका जो पावर कंजप्शन है, ये पावर कंजप्शन है, ये वो ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट. कितना आ जाएगा बेटा? 40 वोल्ट. इसीलिए अपने घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो सीरीज में न लगाकर पैरेलल में लगाई जाती है, ताकि 40 वोल्ट का बल्ब कम ग्लो करे और 100 वोल्ट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करे. उसके और भी कारण है बहुत सारे, लेकिन ये याद रखना आप सीरीज के अंदर यदि आप लोगों ने सबसे कम वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा. अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट करंट मीटर से. डायरेक्ट करंट मीटर से इसलिए मेजर नहीं की जा सकती क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि कहीं प्लस होती है कहीं माइनस होती है. कहीं प्लस होती है तो इसका एवरेज जीरो आता है. इन ए साइकिल, इन ए कंप्लीट साइकिल आई एवरेज कितना आएगा बेटा? जीरो. एवरेज वैल्यू तो करंट कंप्लीट साइकिल इज जीरो. यही इसका आंसर चला जाएगा. If a direct current of value A ampere is superimposed on an alternating current IB sin omega t through a wire, what is the effective RMS value of the result? देखो ये याद रखना चाहिए, या तो निकाल दो, पूरा निकाल सकते हो. आप जानते हो यहाँ पर जो नेट करंट होगी कितनी होगी बेटा? A प्लस बी साइन ओमेगा टी. इसका आई आर एम एस निकालना है आपको. तो आप जानते हो आई आर एम एस क्या होगा. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर आई आर एम एस. सबसे पहले इसका एवरेज लोगे. एवरेज आई स्क्वायर ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस पूरे का स्क्वायर इंटू डी टी. नीचे कितना हो जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा डी टी. कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टी तक. जीरो से टी तक. ओके डन. और इसका हो जाएगा अंडर. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. चलो तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आराम से. वही सेम पूरा प्रोसीजर है. ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का 1/2. आप इस वैल्यू को याद रखें, आप इस वैल्यू को याद रखें, जल्दबाजी मत करें. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 की पावर √2. जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल सी आई आर एम एस इक्वल टू अंडर ऑफ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2. डन. ओके. कई बार बहुत काम का क्वेश्चन है बच्चों ये. एक और क्वेश्चन आया आपके सामने यहाँ पर. इन द अबव सर्किट C इजिकल टू √3/2 माइक्रोफेरेड, R2 इजिकल टू 20 ओम, L इजिकल टू √3/10 हेनरी एंड R1 इजिकल टू. सबकी वैल्यू दी हुई है. R1 R2 की दी हुई है, C की, L की करंट इन द, ठीक है, L I1. अब उसने क्या कहा है बच्चों? देखो द करंट इन द L R1 सर्किट. L R1 सर्किट इज I1. यहाँ पर करंट I1 है. एंड C R2 सर्किट, C R2 सर्किट ऊपर वाला है बेटा. उसमें करंट कितनी होगी आपकी? आपकी करंट I2 होगी. ओके. सोर्स इज G1 बाई V इजिकल टू 100√2. ओके. V कितना दिया आपको? V दे दिया 100√2 साइन
फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, सिंपल सा हो गया। पहले ऊपर वाले में निकाल लो करंट, फिर नीचे वाले में निकाल लो आराम से, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको XC निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ निकालता हूँ। XC कितना हो जाएगा, XC इजिकल टू 1/ωc, तो 1/ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा है आपका 100, ओके, ओमेगा है 100, और C कितना है बेटा, √3/2, तो ये हो गया आपका √3/2, ये 100 है ना, तो ये तो वैल्यू जो आएगी XC √3/2, 2 पे चला जाएगा, और ये 10⁶, ओके, R2। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा कहीं। XL कितना हो जाएगा बेटा, XL बराबर तो ओमेगा L, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो गया आपका, ओमेगा है 100 है ना, इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका √3/10, तो ये एक्सेल हो गया, तो इससे ये चला गया, तो मेरा एक्सेल तो आ गया 10√3, ओके, और जो मेरा XC आया वो अलग आया है। मेरा XC कितना आ गया भैया, उसको सोल्व करने पर XC आएगा, ये गया ये गया, ठीक है, तो ये 10⁴, तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया, 2 इंटू 10⁴ √3, ये मेरा कितना आ गया, XC आ गया, ये मेरा कितना आ गया, XL आ गया। वैसे तो आप यहाँ जानते हो कि दोनों पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल को आप क्या मान लोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप पोटेंशियल को वो मान लो, है ना, रेफरेंस मान लो, या आपने पोटेंशियल को रेफरेंस मान लिया भैया, ठीक है, ये पोटेंशियल को रेफरेंस मान लिया। अब मैं ऊपर वाले सर्किट की बात करता हूँ, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर तो IR जाएगी और ऊपर जाएगी XC, ओके, करंट आगे होती है इसके अंदर, अगर आपने पोटेंशियल को कांस्टेंट माना है तो ऊपर वाला तो ये आएगा आपका I2, ओके, है ना, और जो नीचे वाला आएगा ये आएगा आपका I1, ठीक है, जैसा उसने दिया हुआ है। अब आपको ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, तो आप दोनों का एंगल को जोड़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर इजीली, ठीक है। अब I1 और I2 को निकालने के लिए आपको R2 पता है, ठीक है, पता है, आपको XC पता है, तो आपका ये एंगल आ जाएगा, ये और ये आपका XC है, ये आपका R2 है, तो आपका tan⁡1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो आप, tan⁡1 बराबर XC/R2, XC कितना हो गया बेटा, ये रहा XC कितना हो गया, XC इजिकल टू 2 इंटू 10⁴/√3, और मेरा R2 कितना आ गया बेटा, R2 आसान से, R2 कितना है 20 है, R2 मेरा ये 20 आ गया, तो आप देख सकते हैं tan⁡1 कितना आ गया, ये आपका, ये 10, तो ऊपर आ गया 1000, और नीचे कितना आ गया बेटा √3, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी आपके पास, ये तो बहुत भारी पड़ता जा रहा है कैलकुलेशन वाइज। ये θ1 है, θ2 निकाल लोगे आप, XL बराबर ओमेगा L, तो ठीक है ना। देखिए आप, इसका क्वेश्चन सही नहीं था, क्योंकि XL बराबर तो ये आ जाएगा, लेकिन आप XC बराबर नहीं निकाल सकते, θ1 और θ2 आपको दोनों ये निकालने हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो अपन कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 1000/√3 दिया है, क्या ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी बेटा यार, ऐसे ही tan⁡1 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर tan⁡2 आ जाएगा, ओके, tan⁡2, इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस किया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में 0, 90, 30, 60 एक भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं रही थी, तो ये कितना हो जाएगा XL/R1, XL/R1, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, XL कितना है आपका, ये रहा XL tan√3 था, तो tan√3 XL/R1 कितना 10 था, तो ये √3 आ जाएगा, तो θ2 तो आ जाएगा मेरे पास, है ना, ये आ जाएगा मेरा √3, ठीक है, तो θ2 तो मेरे पास आ गया 60 डिग्री, लेकिन θ1 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, θ1 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, θ1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, ओबियसली 30 से ज़्यादा आएगी, तो हो सकता है θ1 ये लगभग 90 के आसपास जाए, है ना, लेकिन फिर भी आपको जो आंसर निकालना है वो θ1 प्लस θ2 निकालना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर एक भी नहीं मिल रहा। तो आई गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अनदर क्वेश्चन, ध्यान दें आप, 750 हर्ट्ज and 20 volt RMS source is connected to a resistance of the 100 ohm and inductor of L is equal to 0.183 Henry and the capacitance of 10 microfarad, all in series. The time in which the resistance heat capacity दिया हुआ उसका will get heated by 10 degree सेंटीग्रेड, एज्यूम नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग टू इच क्लोज टू। देखिए भैया सिंपल सी बात है इसके अंदर कि जो
वो कह रहा है कि हमें टाइम निकालना है जिस समय रजिस्टेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें कितना हीट गया होगा, उसके अंदर हीट गया होगा Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी, है ना, Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी। और आप जानते हो एम एस कितना है बच्चों? Q बराबर एम एस कितना हो गया आपका 2 जूल पर सेकंड, और ही ओ कितना हो गया आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 20 कैलो। अच्छा, ये डिग्री सेंटीग्रेड 0 से लेके 10 डिग्री तक का दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ है ना, विल गेट हीटेड बाय 10 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 20 जूल कितना बेटा, ये 20 जूल हीट उसको चाहिए। अब 20 जूल हीट उसको कैसे मिलेगा? पहले आई निकालना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? उसके लिए आई निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और टाइम निकालना है आपको, तो अपन जानते हैं पावर P बराबर कितना होता है बेटा? आई स्क्वायर आर। P बराबर होता है बेटा, P इक्वल टू होता है बेटा आई स्क्वायर आर। और देखो P कितना होता है? डी क्यू बाय डी टी। कितना होता है बेटा? डी क्यू बाय डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। बस खत्म। डी क्यू मालूम है आपको, है या नहीं है ना? और आपको टाइम निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको यहाँ से लेकर यहाँ से। टोटल हीट कितना? 20 जूल। ये कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर डी टी। और टाइम निकल जाएगा आपका यहाँ से 0 से टी। लेकिन आपको आई स्क्वायर निकालना है, तो आपको आई स्क्वायर के लिए क्या करना होगा? आप देखिए आई कितना आ जाएगा आपका, तो 750 हर्ट्ज दिया हुआ, एल दिया हुआ, तो एक्सएल निकालना पड़ेगा, एक्सी निकालना पड़ेगा आपको। और पूरा थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया खतरनाक वाला, हुआ है नहीं हो बच्चों यार ये? हाँ यार सर, यहाँ तक तो हमें पूरी बात समझ में आ गई सर। ठीक है, चलो सबसे पहले आप एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो। तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एक्सएल बराबर ओमेगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, करना है इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। एक्सएल कितना हो गया आपका? एक्सएल ओमेगा है, ओमेगा कितना हो गया आपका? ओमेगा हो गया आपका 750 हर्ट्ज से है, तो ये 2 पाई f × एल से निकालोगे। मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है बस। एक्स सी कितना निकालोगे बेटा? 1/ओमेगा c। ओके, तो पूरी कैलकुलेशन है खतरनाक वाली, इसके अंदर भी ये कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा कितना? 2 पाई f × c। ये सब दिया हुआ है, और आपको आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है बेटा? 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपका जेड आ जाएगा। क्या जाएगा? जेड। यू विल कैलकुलेट जेड। जैसे ही जेड आएगा आपका, आप क्या करोगे? आई निकाल लोगे। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताओ? वी बाई जेड। और वी कितना दिया हुआ है इसने? 20 वोल्ट। आर एम एस वैल्यू तो अपना आई आर एम एस ही निकालेंगे, तो ये 20 वोल्ट बाई कितना हो जाएगा आपका? जेड। जो भी होगा जेड आ जाएगा, इसको यहाँ रख देना आप बस, और आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा दिया हुआ है, देखो वही सेम क्वेश्चन है ना, आपको हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये पूरे कैलकुलेशन के बाद आपकी देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जेड आ गया आपके पास। और जेड अपन निकालना जानते ही हैं, ये जेड आ गया आपके पास इन ए सी वी आर एम एस आई कोस 5। ओके, पावर पावर पता है ही से अपने को। तो फिर अपन क्या करेंगे आगे जाकर, ये पूरा सोल्व करके वी स्क्वायर बाई जेड इंटू आर, ये हो गया आपका आई स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? ये आई स्क्वायर है ना, सोल्व कर लो पी इंटू टी। यही मैंने किया था वहाँ पर, आई स्क्वायर आपका यहाँ पर इस वाले यहाँ पर ये जो है ये 20 बाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्यू कितना हो जाएगा आपका? ये 20 बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, और टाइम कितना आ गया आपका? टी। बस यहाँ से आपका आंसर टी आ जाएगा। क्यू पता है, सब पता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत खतरनाक थी इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर द गिवन इनपुट वोल्टेज waveform VNT, the output voltage waveform VT across the capacitor is corrected depicted by। भाई साहब इस कैपेसिटर के एक्रॉस आपको पोटेंशियल देखना है। तो वो देखो वो ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर कैसे क्या करेंगे। इस डायग्राम को आप ऐसे बना लोगे तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये बैटरी लग गई, ठीक, इस बैटरी के अंदर आपको ऐसा इनपुट दिया आप, ठीक। तो बेटा बच्चों बताओ मुझे, सबसे पहले तो ये चार्ज होगा कैपेसिटर, क्या होगा? ये चार्ज होगा। इसका टाइम कांस्टेंट निकाल लो एक बार। इसका टाइम कांस्टेंट था आर सी, दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकंड। कितना आएगा? ये मैं निकाल चुका हूँ, 10 माइक्रो सेकंड आता है, ठीक है। ये हाफ टाइम तक तो ये चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। इसके बाद फिर क्या होगा? पोटेंशियल जीरो हो गया। क्या हो गया बेटा? ये जीरो हो गया, तो फिर ये इसका डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसे थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर वापस क्या होगा? ये फिर चार्ज होगा, तो इसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसको,
तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये 10 माइक्रो सेकंड के अंदर आप जानते हो कितना चार्ज होगा, पूरा 100% चार्ज ना होकर कितना होगा, 63% चार्ज होता है, हमें मालूम है अच्छे से, ठीक है। तो ये चार्ज होगा, फिर जब बैटरी कितनी हो जाएगी, अगले 5 माइक्रो सेकंड के लिए ये डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा, तो इस तरह से चलता जाएगा इसका ग्राफ। पहले से पोटेंशियल बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, जहाँ तक आपने टाइम दिया 5 माइक्रो सेकंड तक, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस गिरेगा, फिर वापस बढ़ेगा, इस तरह से ग्राफ आता जाएगा। उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, इन सीरीज एलआर सर्किट, power of 100 watt is dissipated from a source of 250 volt 50 hertz. The power factor of the circuit is 0. ठीक है, 8 दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू bring the power factor to unity, कहाँ तक पहुँचाना है, a capacity of the value C is added in the series to LR, ठीक है, taking the value of C is equal to n/3 pi microfarad, then the value of n is, क्लियर बात होगी। इसके अंदर बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। पहले पावर फैक्टर 0.8 है, ए लास्ट है कि देखो क्वेश्चन को समझते हैं अपन, यहाँ समझते हैं अपन। ये हो गया आपका आर और ये हो गया एल, कितना हो गया ये आर है, 30 सेकेंड लगा दिया आर, ठीक। इसका कोस फाई दिया है बेटा, क्या दिया है, कोस फाई, वो कितना दिया 0.8। ये किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन अंडरवुड ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वो क्या करें इन सेकंड पार्ट कि इसके साथ में ये आर एल और सी, ये सी और जोड़ दिया, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर उसने पावर फैक्टर को यूनिटी बनाया। जब पावर फैक्टर को यूनिटी बनाया, इसका मतलब एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक्सी हो जाएगा क्या, तभी यूनिटी आएगा ये। तो यहाँ लिख देंगे अपन एक्सएल बराबर एक्सी। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी बेटा, यार आ जाएगी यहाँ पर, है या नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो उसके लिए पहले आपको आर की वैल्यू चाहिए, है ना, और आपको यहाँ से एक्सएल की यहाँ से एल की वैल्यू चाहिए, या एक्सएल की वैल्यू निकालो डायरेक्ट। लेकिन एक्सएल की वैल्यू निकालो कैसे, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है आर तो पता ही नहीं है आपको, तो आर कहाँ से निकालोगे, यहाँ पर दिया हुआ है पावर 100 वोट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स। तो पावर कितना होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। अब आप देख सकते हो ये दिया हुआ है 400, ओके, है ना। और आई आर एम एस वी आर एम एस कितना हो जाएगा, आप देखो वी आर एम एस तो यहाँ पर 250 वोट दिया हो, तो वी आर एम एस अपन कितना हो जाएगा, ये वी आर एम एस बाई जेड, और कोस फाइव कितना हो जाएगा, वी आर एम स्क्वायर हो जाएगा, कोस फाइव कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, देखो बच्चों। और जो जेड है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्या है बेटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी, देखो करना पड़ेगा आपको पूरा सोल्व, तब जाके होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ये। अब वी आर एम एस कितना दिया है 250 इंटू 250, और जेड कितना है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगी ये, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बन जाए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास, और आपके पास एक एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। जब इन दोनों की एक्सएल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी, और एक्ससी बराबर कितना होता है, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आप, ये मैंने पूरा बताया, देखो वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, वही उसका सॉल्यूशन देखो, थोड़ा बड़ा है,
कोस फाइव बराबर ये दे दिया उन्होंने, जेड बराबर ये जानते हैं, पावर फैक्टर वी है, ये आ गया आपका आर अपॉन जेड का स्क्वायर, ये सोल्व किया आपने यहाँ से, ये यहाँ से जेड की 125 आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो इसको और इसको सोल्व करने पर आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गया आपके पास 100 ओम आ गया पास। अब जब आपका 100 ओम आ गया तो फिर आपको एक्स एल की वैल्यू निकालनी है, डेट इज 75, कितनी आ गई बेटा, एक्स एल की वैल्यू 75 आ गई। तो यहाँ बात करते हैं अपन लोग कि पावर फैक्टर 1, तो एक्स एल इक्वल टू कितना हो गया था आपका, एक्स सी हो गया था, ठीक है। इसको सोल्व करने एक्स एल की वैल्यू पहले आएगी आपके पास 75, आपने यहाँ पर 75 लिख दिया, 75 इजिकल टू 1 अपॉन एक्स सी, बस यहाँ से अब आपको मालूम है एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स सी इजिकल टू होता है 1 अपॉन आर सी, तो इसको यहाँ आर सी रखोगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, 75 बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा भी आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, सॉरी आर सी नहीं ओमेगा सी होगा, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 75 अपॉन ओमेगा, है ना, 75 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू मालूम है आपको कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो सी बराबर कितना हो गया 75 अपॉन 2 पाई इंटू 50, ये आपको, और मुझे निकालना क्या है, और मुझे निकालना है, उसने सी की वैल्यू दिया है एन अपॉन 3 पाई माइक्रो फेरड, उसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखकर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि काफ़ी लंबा है वैसे, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो क्या एन अपॉन 3 पाई न्यू, तो मैं उस जो वैल्यू आई ना इसको मैं लिख दूंगा एन अपॉन 3 पाई माइक्रो फेरड, मतलब 10 की पावर -6, बस। अब इसको सोल्व कर लो, देखो पाई से आपका पाई गया, थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आप लोगों का, गलती ना हो जाए, बस इतना सा है ना। और आप देख सकते हो कि हो जाएगा ये 15 टाइम, है ना, और आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करोगे तो 3 है ऊपर जाएगा 45 हो जाएगा, ये नीचे आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6 इजिकल टू आपका 15 ऊपर बेटा, और 3 ऊपर बेटा, और 10 की पावर 6 ऊपर, एन इजिकल टू सॉरी, और 2 नीचे और 10 नीचे, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो और इसका आप आंसर आराम से निकाल लोगे। तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। A circuit has a resistance of 12 ohm and impedance of 15 ohm, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, आप जानते हो cos फाइव इजिकल टू कितना होता है बेटा, पावर फैक्टर आर बाई जेड, आर कितना है 12 हो गया आपका, ओके, और इम्पीडेंस कितना हो गया आपका 15 हो गया, तो 3 से काटो, 4 3 से काटो 5, कितना हो गया बेटा ये cos फाइव इजिकल टू 5 से 0.8, दिस विल बी द आंसर, हो गया, आसान सा काम है। नेक्स्ट, the phase difference between the alternating current and EMF is pi by 2. The phase difference between the alternating current and EMF is pi by 2. Which of the following cannot be the constituent of the circuit? Difference between the alternating current and EMF is pi by 2. तो अपन जानते हैं कि मान लो ये VL ऊपर होता है, ये VC नीचे होता है, और ये I होता है, ओके। तो आप जानते हो अगर केवल L है तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और केवल सी है तो भी 90 डिग्री, और एल और सी है तो भी 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट सर्किट, तो ये आर और एल के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आर और एल होगा तो भाई साहब यहाँ आएगा पोटेंशियल, कहाँ आएगा, यहाँ पोटेंशियल आएगा, क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा ये वाला, ये गलत दिया हुआ है इसके अंदर, ओके, अपना आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, an inductor L is equal to 100 millihenry, a resistor R is equal to 100 ohm, and a battery E is equal to 100 volt, and initially connected to series as shown in the figure. After a long time the battery disconnected after a short circuit point A and B, ठीक है। The current in the circuit 1 millisecond after the short circuit, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ L और R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है L और ये दिया हुआ है R, L R सर्किट है, ये बैटरी और इंडक्टर L इज इक्वल टू 100 मिलियन रेजिस्टेंस आर दिया हुआ ना, बैटरी ई 100 वोल्ट इनिशियली कनेक्टेड सीरीज शोन इन फिगर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय के बाद इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमें मालूम है, क्या है बेटा, वो हमें मालूम है। कि मैं डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी डिस्चार्जिंग कितना होगा, आई इजिकल टू कितना होता है बेटा, आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल इन टू टी, बस ये मेरा आंसर है,
ठीक है। तो अब आप देखो, पहले तो आई नोट निकाल लो आप। आई नोट कितना हो जाएगा, आई नोट इजिकल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर, है ना। वी कितना है आपका, सो आर कितना है आपका, सो ये कितना हो गया बेटा, 1 एम्पियर। कितना हो गया ये 1 एम्पियर। तो आई बराबर कितना हो गया 1 ई रेस टू दी पावर माइनस आर। आर कितना हो गया आपका 100, एल कितना हो गया आपका 100 इंटू 10 की पावर -3, और टी भी कितना हो गया 10 की पावर -3। क्या इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन ई विल बी द आंसर, 1 अपॉन ई। क्या ये आंसर आ गया आपका, ओके। एंड आइडियल कोइल ऑफ 10 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद a resistance of 5 ohm, ठीक है, and a battery of 5 volt. After the connection is made, the current flowing in the circuit is a ideal coil of 10 Henry is connected in series with a resistance of 5 ohm and a battery of 5 volt. 2 seconds after the connection is made, the circuit, आप इसे आराम से कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है इसके अंदर। अपन जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है बेटा, आई नोट। आई नोट कितना हो गया आपका, आई नोट अभी निकाल लेते हैं अपन, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी हो जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर। वी कितना हो गया 5, 5 आर कितना हो गया, ये होगा तो 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 माइनस ई की आर कितना हो गया 5, एल कितना हो गया आपका 10, और टी हो गया आपका टी। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। आर कितने सेकंड पूछ रहा है वो, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो ये 1 माइनस ऊपर 10/10, योर आंसर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर -1। क्या दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, डन। तो दिस विल बी द an inductor of the inductance L is equal to 400 millihenry and resistor of the resistance R1 is equal to 4 ohm and R2 is equal to 2 ohm. Okay, is connected battery of the EMF 12 volt. As shown in the figure, the internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t is equal to 0. The potential drop across L as a function of time is. सिंपल सा क्वेश्चन हो गया एक बार तो। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप इसको लगाओगे कि क्या कहोगे, AS is closed at t is equal to the potential drop across L as a function of time। तो सिंपल इस R का कोई इसमें रोल नहीं होगा, इस R का इसमें कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है क्या वो इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल दिया हुआ है बैटरी का, और 12 वोल्ट है, अगर यहाँ 0 मानोगे तो यहाँ 12 वोल्ट, 0 मानोगे तो यहाँ 12 वोल्ट आ जाएगा बेटा यार, आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ओके, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसके अंदर जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है बेटा, करंट आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ओके। तो पोटेंशियल ऑफ वी इक्वल टू कितना होता है बेटा, आई आर, होता है ही नहीं होता यार, वी इक्वल टू आई। अगर मैं यहाँ पर एक्सेल से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी मैं आपसे यहाँ पर जो ये जो करंट है ये जेड हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी करंट, टोटल करंट है ये कितनी बेटा, टोटल करंट। अब आप चाहो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर EMF कितना हो, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ओके। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से डी आई बाई इसके ऊपर जो EMF आएगा वो कितना आएगा, माइनस एल। अब वाट इज द डी आई बाई डी टी, इसका करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। और यहाँ माइनस साइन है ही सही, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक और माइनस आ जाएगा आपका वहाँ पर, तो ये आई नोट होगा, वो आर बाई एल हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, बस वैल्यू डाल दो आप यहाँ पर, इस एल से तो ये एल गया आपका। आई नोट कितना हो जाएगा आपका 12, आई नोट कितना हो जाएगा देखो, EMF आई नोट हो जाएगा आपका 12 बाई R2, R2 कितना है 2, ओके, इंटू R2 कितना, ये R2 होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका R2 कितना हो गया, R2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 ई रेस टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एल कितना हो गया आपका यहाँ पर, एल 400 मिली हेनरी इंटू टी। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये -2 अपॉन ये हो जाएगा, तो 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 12 ई रेस टू दी पावर -2 की पावर 400, अब ये कितना दिया हुआ है एल की वैल्यू 400 मिली हेनरी, है ना, तो 400 मिली हो गया ये। तो अब आप देखो ये हो जाएगा EMF इजिकल टू 12, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ वो सब में, ई रेस टू दी पावर माइनस मिली ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 ऊपर 20 हो जाएगा -5t,
तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो घबराने का नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ हमें करना क्या है। नेक्स्ट, in series a LCR circuit R is equal to 200 ohm and voltage of the frequency of the main supply 220 volt, okay, ठीक है, and 50 hertz respectively. On the taking out of the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. On taking out the inductor on the circuit, taking leads current leads by voltage 30 degree, the power dissipated in the LCR circuit. एक बार सिंपल सी बात हो गई, आसान क्वेश्चन हो गया बेटा ये, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द LCR सर्किट पूछ रहा है। आप देखिए सर्किट कौन सा है, ये है, ये एल और ये आर। जब एल और आर होता है ना, एल और आर होता है तो वो कहता है कि कोस फाई जो है वो कितना है बेटा, कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और यही कोस फाई कब होता है, जब सी होता है, तो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा बेटा। दोनों के लिए कोस फाई सेम है। इसको सोल्व करते हैं, आपको पता लग रहा होगा कि सर एक्स एल बराबर एक्स सी मतलब पावर फैक्टर कोस फाई बराबर 1 आ गया। कितना आ गया आपका पावर फैक्टर, 1 आ गया। तो वो पावर पूछ रहा है, तो पावर कितनी आ गई बेटा, आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई, और कोस फाई कितना होता है, 1 होता है। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पर जेड बराबर कितना है, आर है, तो वी आर एम एस कितना हो गया 220 इंटू 220, और आर कितना है मेरा 200, 10 10 10 10 10 2 से कितनी बार 11 बार, तो 22 इंटू 11 दूना 22 का 2, हाथों करना 22 और 2 24। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों करते वक्त, भले लैंग्वेज बड़ी है, AIEEE 2010 के अंदर आया हुआ है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वापस से वही क्वेश्चन देखो, फिर से ये LR1 R2 ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, AIEEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन द के की इज क्लोज टी करंट थ्रू द बैटरी इज। तो भैया सिंपल सी बात है, वो करंट पूछता है कि बैटरी से करंट कितना जाएगा जब t इजिकल टू 0। जैसे ही इसको लगाओगे t इजिकल टू 0 पर क्या हो जाएगा बताओ, ये शॉर्ट होगा या ओपन होगा, ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही t इजिकल टू 0 पर ये ओपन होगा तो आपका करंट कितना पहुंच जाएगा 0 पर, करंट हो जाएगा आपका v अपॉन R2। ओके, और जैसे ही t इजिकल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, क्या करता हूँ इनफाइनाइट पे, क्या ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो R1 R2 पैरेलल में हो जाएंगे, तो मेरा करंट हो जाएगा v अपॉन R1 R2, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। क्लियर है बच्चों बात क्या, तो t इजिकल टू इनफाइनाइट पे इतना करंट जाएगा और t इजिकल टू पे इतना जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका D। एक मिनट, t इजिकल टू 0 पर तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा B नॉट D। ओके, ये देखें यहाँ B आंसर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, इन LCR circuit as shown below, both switches are open initially. The switch S1 is closed and S2 is kept open. Q is charged on the capacitor, ठीक है, and tau is equal to RC is the capacitive time constant. Which of the following statement is correct? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि RC है, ये इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर दिया, तो जो भी है करंट क्या है, चार्ज है जो इसके थ्रू फुल हो जाएगा बेटा यार, ये हो जाएगा, हो गया यार ये। तो अपन जानते हैं चार्जिंग कितना आ जाएगा, Q इजिकल टू क्यू नोट कितना होता है आपका CV होगा, वो होगा 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन RC। ये खत्म कहानी। अब वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो T इजिकल टू 2T, ये तो आप कर ही सकते हो ए ऑप्शन के अंदर। क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू CV 1 माइनस e की पावर में T कितना हो गया 2RC अपॉन RC, तो इससे ये गया, तो ये आ गया, तो ये आपका आंसर एकदम सही हो गया भैया, और है ना, और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा भैया। और वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ये भी आपका गलत हो जाएगा आंसर। और AT इजिकल टू टो, ये CV/2, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका आएगा A बस ओनली। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। और
निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। Another question is, in the circuit shown here, the point C is kept connected to point A. पहले इसको A से कनेक्ट रखा, क्या होगा? चार्ज होगा, ये पूरा चार्ज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, चलो आगे। और बहुत इनफाइनाइट टाइम पर ना, तो इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा आपका, इस तरह से करंट चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगा और ईएमएफ स्टोर होता चला जाएगा। क्या कह रहा है वो आगे? आफ्टरवर्ड सडनली पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट बी। अचानक से इसको काट के कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया। एट टाइम टी इजिकल टू रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर एट टी इजिकल टू L/4 विल बी। सिंपल सी बात है यार, अभी ये जो रजिस्टेंस है आपका और जो ये इंडक्टर है आपका, ये दोनों किस में आ जाएंगे? क्या सीरीज में आ गए आपके यहाँ पर यार? अरे आया नहीं आया? या आप यूँ कहो तो अगर इसे माइनस है प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि इस सर्किट के अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर दूँ मैं, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। क्यों चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो इस पर रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल है और जो इसके ऊपर जो इंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा वी आर बराबर माइनस वी एल। तो अगर रेशो निकालना चाहो वी आर अपॉन वी एल का, तो कितना आ जाएगा बेटा? -1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इन्हें LCR सर्किट, LCR circuit is equivalent to a damped pendulum. In an LCR circuit, the capacitor is charged to Q naught and then connected to the LR as shown in figure. भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत का, जेई मेन 2015 का, ध्यान देखना इस क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान देना। R, L और C बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। if a student plots graph of the square of the maximum charge on the capacitor with time t, okay, ठीक है भैया, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2, L1 एंड L2 ऑफ L, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस ग्राफ करेक्ट प्लॉट। अच्छा। तो भैया वो क्या कह रहा है कि सिंपल है, मुझे ग्राफ बनाना है किसमें? टाइम में और चार्ज के स्क्वायर में। टाइम में और चार्ज के स्क्वायर में। और चार्ज कौन है? कैपेसिटर। चार्ज कौन है? कैपेसिटर। तो यहाँ से चार्ज जाएगा तो धीरे धीरे चार्ज खत्म होगा, अपन जानते हैं, यहाँ से एनर्जी खत्म होगी, ऐसे 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 चलता हुआ आएगा। ठीक है भैया। और अगर मान लो रजिस्टेंस नहीं होता, रजिस्टेंस नहीं होता, तो क्या ये एनर्जी इसमें स्टोर होती और ये एनर्जी क्या इसमें स्टोर होती? होती या नहीं होती? और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ रहता। लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस डैम्पिंग फैक्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रजिस्टेंस डैम्पिंग फैक्टर का काम कर रहा है। तो अपन जानते हैं जब भी डैम्पिंग होती है तो अपन जानते हैं जो एम्पलीट्यूड आता है ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस आर बी अपॉन 2 है। प्यारे बच्चों ये होता है या नहीं होता है यार यहाँ पर? तो इस सर्किट में कुछ भी नहीं है, एम्पलीट्यूड होगा चार्ज का, ये हो गया Q नॉट ई रेस टू द पावर, जो B है डैम्पिंग फैक्टर, यहाँ पर रजिस्टेंस है तो ये R आ जाएगा, T अपॉन 2 आप जानते हो जो मास को इसके इक्विवेलेंट करते हैं तो L के इक्विवेलेंट करते हैं, ध्यान रखने से, तो ये L आ जाएगा आपका। स्क्वायर में ग्राफ पूछता तो इसका स्क्वायर करता था, Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q नॉट स्क्वायर की पावर माइनस T अपॉन R अपॉन L। बस अब आप इसका आराम से ग्राफ बना सकते हो, Q और L के बीच में ग्राफ बना सकते हो। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनानी नहीं है आप लोगों को, और आप इसको काम में लेकर आराम से इसको आंसर बना सकते हो। और अब देखते हैं, देखो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आया था? Q स्क्वायर इक्वल टू Q मैक्सिमम स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस R T अपॉन L। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि पहली बात तो ये जो ग्राफ है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे आएगा, तो ग्राफ तो या तो ग्राफ आपका आएगा C या ग्राफ आपका आएगा D। अब इसमें L1 और L2 देखना है तो आप आराम से देख सकते हो कि L1 किसके लिए है और L2 किसके लिए है Q स्क्वायर के अंदर। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये ग्राफ आपका ये वाला आ जाएगा। ओके,
तो एक चीज़ बताइए, मैंने आपको देखो डैम्पिंग फैक्टर को मैंने क्या लिखा बेटा, आर, ये आप भी लिख सकते हो। और एम को क्या लिखा मैंने, एम, एम को क्या लिखा मैंने, एल, ये आप भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है ना। फिर ये सब कुछ वही अल्टीमेटली क्वेश्चन वही निकालना था उसको, माइनस आर टी बाई एल, लेकिन हमें इतना लंबा करना नहीं, हमें उसे याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडक्टर L is equal to 0.03 H and a resistance R is equal to 0.15 kilo ohm are connected in series to a battery of 15 volt EMF in a circuit shown below. The key K1 has been kept closed for a long time. K1 इसको काफ़ी लंबे समय तक, K1 is closed, K1 has been kept closed for a long time. Then at t is equal to 0, K1 is open and K2 is closed. K1 is open and K2 is closed. ठीक है, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन हो गया वापस से। ओपन एंड K2 is closed and at t is equal to मिलेगा, द करंट इन द सर्किट विल बी, इसमें पूछता है करंट हो तो आप सब जानते हो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ओके, यही आंसर आएगा। आई इक्वल टू आई नोट कितना हो गया आपका, आई नोट की वैल्यू बताओ, आई नोट हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 वोल्ट हो गया ये। वी इजिकल टू आई वी इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू वी बाई आर, वी कितना हो गया 15, आर कितना हो गया 0.15 किलो, ई रेस टू दी पावर माइनस आर कितना है 0.15 के, एल कितना है 0.03 इंटू टी, टी कितना हो गया आपका 10 की पावर माइनस 3, ये आ गया आपका। तो सोल्व कर लो और गेट योर आंसर इजीली, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका, वही सेम जो अपन ने किया है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, इन एन LCR सीरीज सर्किट R is equal to 1 ohm, XL is equal to 1000 ohm and XC is equal to 1000, ये देखिए R is equal to 1 ohm, XL is equal to 1000 ohm, XC is equal to 1000 ohm, ए सोर्स ऑफ 100 वोल्ट मिली वोल्ट, कितना दिया है बेटा, मिली वोल्ट इज कनेक्टेड द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ये देखिए आप एक्सएल बराबर एक्सी दिया हुआ है, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो आपका जेड बराबर कितना हो गया, आर हो गया, तो करंट आई बराबर कितना हो गया बेटा, वी अपॉन जेड हो गया, और जेड कितना यहाँ पर आर है, ऊपर कितना 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये कितना हो गया बेटा 1, तो आंसर आ गया आपका 0.1 एम्पियर। क्लियर है बात एकदम से, 100 मिली एम्पियर, हाँ ये एक ही बात, ठीक। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the ends of the resistor R is VR, between the ends of the capacitor 2 VR and between the ends of the VL is 3 VR, ठीक है। then the alternating potential of the source in terms of VR is, आप जानते हो आप VR V कितना हो गया, V is equal to अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस क्या होता है VL माइनस VC का स्क्वायर कर दो, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये तो VR का स्क्वायर हो गया बच्चों, और VL कितना है, VL इज 3VR, और ये इसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा VR का स्क्वायर कितना हो गया, ये √2VR। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर √2VR। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर LCR सीरीज कॉम्बिनेशन इन द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस के अंदर आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस जीरो गलत, इम्पीडेंस इज जीरो एकदम सही, रिएक्टेंस नहीं, इम्पीडेंस गलत, रिएक्टेंस इज जीरो एकदम सही, रेजिस्टेंस इम्पीडेंस रिएक्टेंस वाला गलत, तो इसका आंसर जाएगा सी, क्योंकि क्या होता है रिएक्टेंस क्या होती है बेटा, XL माइनस XC। ओके, तो ये जीरो के बराबर होगी रेजोनेंस के अंदर। यहाँ देखिए आप, in a series resonant LCR circuit if L is increased by 25%, C is decreased by 20%, then resonance frequency will be, देखो F is equal to कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, यदि L को कितना बढ़ा जाए 25%, C को कितना घटा जाए, तो वही सेम आ जाएगा, जब आप इसे करोगे आराम से यू विल गेट, तो इसको 25% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा L प्लस L/4, यानी 5L/4 इंटू इसको कितना, इसको घटाया जा रहा है C माइनस कितना 20% से घटाया जाए 20/100, यानी कि कितना हो गया ये 20/100, ये गया 2 से 5 बार, ये हो गया 4/5, ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4, तो ये सेम आ जाएगा, रिमेन सेम। यहाँ देखिए, इन सीरीज C और R circuit shown in the figure, the applied voltage is 10 volt, okay, and the voltage across the capacitor is 8 volt, okay, then the voltage across the R is, सिंपल सा हो गया, ये तो 10 वोल्ट है, ये R वोल्ट कितना हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, ध्यान रखना, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू
8 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर कितना 100 माइनस 64 36, तो वी आर बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, एंड डिफरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, करंट एंड फेज डिफरेंस पूछ रहा है वो, करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज विल बी, निकाल लो आराम, टेंशन निकालना, टेंशन निकाल लो। तो ये हो गया आपका करंट हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर हो जाएगा आपका, ये एक्सी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा फेज डिफरेंस, इसको निकाल लो आप, ये एक्सी और वो आर हो गया, तो 10 बराबर एक्सी बाय आर, एक्सी कितना है आपका 8, आर कितना है आपका 6, यानी कि 4/3 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए आंसर हो जाएगा। साइनसोइडल पीक पोटेंशियल इज 200 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो ये तो सिंपल सा होगा, साइनसोइडल वोल्टेज वी इक्वल टू कितना हो गया आपका 200 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू टी, बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे उसको साइनसोइडल को। देयर इज अनदर क्वेश्चन, in this question you are seeing there are two capacitors C1 and C2 and there is a inductor L. As mentioned in question, consider the circuit shown in figure, the oscillating source of EMF, this is the source of EMF deliver a sinusoidal EMF of amplitude E maximum, ठीक है भैया, and frequency omega to the inductor L and two capacitors C1 C2, find the maximum instantaneous current in each capacitor। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब अचानक से सर यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, एक सोर्स लगा हुआ है, तो सर इसके अंदर तो आप देखिए पहली बात तो ये सर्किट आपको ऐसा बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर सर्किट को मैं ऐसे बनाऊं तो ये आपका L, ये दोनों पैरेलल में, तो व्हाट इज दिस, ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। तो आप जानते हो पैरेलल में कैपेसिटर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉरी क्या हो जाएगा ये C1 प्लस C2 पैरेलल में कैपेसिटर, और ये आपका हो गया L और ये आपका हो गया EMF बच्चों, क्या हो गया ये आपका EMF। ओके, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ये E मैक्सिमम, यहाँ से करंट जाएगी I, यहाँ से करंट I मान लो जा रही है, तो ये करंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वैसे ऐसी सोर्स है करंट की डायरेक्शन दिखाते नहीं, लेकिन फिर भी हम जनरली इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन दिखा सकते हैं, तो ये करंट हो जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। तो भैया जब E मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम हो जाएगी आपकी, डन। तो पहली बात तो इसका जेड देखो, जेड कितना आएगा सर, इसका जेड आएगा ओमेगा L प्लस आएगा आपका ओमेगा L, ये हो गया, और C1 प्लस C2 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस C2, ये आपका जेड हो जाएगा। ओके, ये आपका जेड हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा साइन, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो जेड होता है यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर प्लस ना आकर ये हो गया आपका XL, ये हो गया माइनस XC, तो इसे आप माइनस कर दो, क्या कर दो इसको आप माइनस करो, तो आप इसको आपको इरेज करके यहाँ पर साइन जो आएगा वो क्या आएगा माइनस साइन आएगा, क्या आएगा माइनस साइन, क्योंकि हम जानते हैं जेड बराबर होता है XL माइनस XC, डन, ये आ गया। तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, तो आई मैक्स हो जाएगा आपका सर ई मैक्स अपॉन जेड, दिस विल बी योर आंसर। जेड पता है ही आपको, है या नहीं। लेकिन अब उसने कहा है कि ये आई मैक्सिमम करंट आया, क्या है बेटा ये आई मैक्सिमम करंट आ गया, और ये कितना हो गया ये पूरा आ गया, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर यहाँ से करंट आई गया तो क्या दो भागों में बटेगा बेटा, I1 और I2। तो हर एक कैपेसिटर के अंदर करंट पूछ रहा है वो C1 टू C2, फाइंड द मैक्सिमम करंट ईच कैपेसिटर। अगर मैं C1 में करंट की बात करूं तो I1 विल बी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I मैक्स, ओके, लाइक डेट I2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I मैक्स, क्या ये हो जाएगा बेटा यार, हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर C1 अपॉन C1 प्लस C2, what is the I max? I max is E max upon Z. What is Z? Z is omega L minus 1 upon omega C1 plus C2. This will be the answer of I1, और like that ऐसे आंसर आ जाएगा आपका I2 का। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन करते वक्त। इसका सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन देखिए, मैंने जो बताया था आपको वो वही चीज़ें ये। नेक्स्ट, suppose the EMF of a battery, the circuit shown varies with time t.
The current is given by I is equal to 3/5t where I is in ampere and t is in second. Okay, I is equal to 4 and L is equal to 6 Henry and find the expression for the battery EMF as a function of time. तो आप बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भैया, कि जो करंट है आपकी, करंट आई वो कैसे चेंज हो रही है। करंट हो रही है 3+5t, करंट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर EMF, ये सारा EMF कैसे लिखोगे आप, EMF इजिकल टू माइनस IR माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ का EMF कितना आएगा आपका माइनस EL माइनस एल di/dt इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका यार। अब आप देखिए EMF इजिकल टू कितना हो गया आपका IR प्लस एल di/dt। ओके, EMF इजिकल टू R कितना है 4, I कितना है 3+5t प्लस एल कितना है आपका 6 और di/dt कितना हो गया, वो 0 हो गया, और t कितना हो गया ये di/dt, ये रहा आपका I। di/dt कितना जाएगा यहाँ से 5, कीप इट हियर 5। व्हाट इज EMF कितना हो गया 4 3 12 प्लस 20t प्लस 6 पंजे का 30 कितना हो गया ये 42 प्लस 20t वो डन एकदम से। इस प्रकार से टाइम के अनुसार ये EMF चेंज होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, करना है बस। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनाते वक्त सही क्वेश्चन बनाना, ये जल्दबाजी में गलती मत कर देना इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अनदर क्वेश्चन, अ बॉक्स P and a coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency. Box P and coil Q are connected, ठीक है। The EMF of source is 10 volt. Box P contain a capacitor of 1 microfarad in series with a resistance of 32 ohm. Coil Q has a self inductance of 4.9 millihenry and a resistance of 68 ohm series. The frequency is adjusted so that the maximum current flow in P and Q. Find the impedance of P and Q at this frequency. Also find the voltage across P and Q respectively। भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो अब बॉक्स P एंड कोइल Q, एक बॉक्स P दिया है, क्या दिया है बॉक्स P, उस P के अंदर क्या क्या है देखो, बॉक्स बॉक्स P कंटेन्स कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 32, ठीक है। तो उसने बॉक्स P के अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, काम खत्म। दिस इज माय बॉक्स P। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस इज 32 ओम, ठीक है। Q हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस 4.9 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 68। ये हो गया आपका इंडक्टर, ओके। एंड रेजिस्टेंस कितना लग जाएगा इसमें 68 ओम, ये रेजिस्टेंस लग गया आपका 68 ओम। ये इंडक्टर हो गया आपका L, ये दूसरा बॉक्स हो गया आपका Q, हो गया P, दिस इज द Q। The frequency is adjusted so that the maximum current flow in P and Q. Okay, अब आप ध्यान दो, बहुत शानदार है। उसने क्या कहा है कि the frequency is adjusted so that the maximum current flows in P and Q. अब जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान देना इसकी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा इसका जब XL बराबर XC होगा, याद करो आप, है ना। I मैक्स होना चाहिए, आई मैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, XL बराबर XC होना चाहिए। क्या यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, F इजिकल टू 1/2 पाई अंडर ऑफ LC, या ओमेगा निकाल लो आप, ओमेगा इजिकल टू 1/अंडर ऑफ LC। चलो L बोलो, L 4.9 मिली हेनरी बेटा, 4.9 मिली। और C बोलो बच्चों, C इज 1 माइक्रोफेराड यानी कि 10 की पावर -6, ओके। तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों,
-6 माइनस ये -10, तो नीचे हो जाएगा 1/7, ऊपर जाएगा 10⁵ रेडियन पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 639, और ये ऊपर जाएगा तो 5 के अंदर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आ गई बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। जब ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, तो आप देख सकते हो आपको क्या निकालना है, तो फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ पी एंड क्यू। पी का इम्पीडेंस क्या होगा, इसका इम्पीडेंस होगा जेड इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसका इम्पीडेंस कितना होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये इसका इम्पीडेंस होगा Z1, क्या ये इसका इम्पीडेंस होगा Z2। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन दोनों के ये इम्पीडेंस हो जाएंगे। और जब ये इम्पीडेंस ये है तो आप देख सकते हो कि, है ना, इम्पीडेंस आ गया। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप आराम से निकालो। कैसे निकालोगे, एक्सएल एक्स सी कितना होता है 1/ओमेगा सी। तो ये देखो आप, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा कितना है आपका, ये रहा 1/10, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और 1 माइक्रो फेराड है, तो 10⁻, ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा ये, देखो दोबारा ध्यान से करना है, 10⁵5/7, और यहाँ 10⁻⁻6, -6 है तो 7, ये हो जाएगा 70 ओम। और ऐसे एक्सएल कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा एल, ओमेगा कितना है आपका 10⁵5/7 ओमेगा, और एल कितना है आपका 4.9 मिली हेनरी। तो कितना हो जाएगा वो आपका, देखो 10⁵5 ऊपर है, 4.9 ऊपर है, तो लिख लेते हैं एक बार यार, 10⁵5/7 इंटू 4.9 इंटू 10⁻3 तो एक 10, ये ख़त्म, 3 और 1 4, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 7 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20, ये 700 ओम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आएगा 70 आएगा। एक बार फिर से देख लो, नहीं ये 70 ही ओम आएगा, क्योंकि अगर 70 ओम नहीं आया तो दोनों बराबर हो नहीं पाएंगे। तो 4.9, 4, एक बचेगा, ये एक आएगा 7। तो ये देखो आप एक्सएल बराबर एक्स ही आ गया, ये भी 70 ओम आ गया, ये भी 70 ओम का आना ही था। और जो नेट रजिस्टेंस है सर्किट का, अब देखो, अब यहाँ का जेड निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे, एक्स ही पता है, आर पता है, एक्सएल पता है, आर पता है, तो ये Z1 आ जाएगा और आपके पास Z2 आ जाएगा। कंफर्म बात हो गई। ओके, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ पी एन। अब देखो इसका नेट जो जेड इम्पीडेंस है वो कितना हो गया, जेड नेट, जेड वो कितना हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएंगे, एक्सएल बराबर एक्स ही है, 32 + 68 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 2 10, 6 और 3 9, 100, ये 100 ओम आ गया। तो करंट कितनी जाएगी, करंट आप आराम से निकालो, V/A। तो यहाँ करंट निकालूंगा मैं, तो कितना आया, V/Z ने जो है 10/100 हो जाएगी आपकी, तो ये 0.1 एम्पियर करंट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये वही ओमेगा निकाले हैं यहाँ पर, उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और पूरा क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a series AC circuit containing an inductor 20 millihenry, a capacitor 120 microfarad, and a resistor 60 ohm is driven by an AC source of 24 volt oblique 50 hertz. The energy dissipated and the circuit in 60 seconds is okay। तो भैया एक जरा सा क्वेश्चन है, एक सीरीज AC सर्किट दिया हुआ है, कंटेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रजिस्टर, तीन चीज़ें दी हुई है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ओके, यहाँ पर एसी सोर्स लगा दिया बेटा, 24 वोल्ट दे दिया उन्होंने, और 50 हर्ट्ज उसकी सप्लाई दे दी, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड 60 सेकंड, ठीक है। तो आप पहले एक्सएल निकालो और एक्ससी निकालो, तो एक्सएल कितना आएगा, एक्ससी से करंट कितनी जाएगी ये निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो एनर्जी डिसिपेट होगी केवल वो रेजिस्टेंस के अंदर होगी, यहाँ पर कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा, यहाँ पर कोई एनर्जी डिसिपेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले निकालो आप एक्सएल, एक्सएल कितना आएगा यहाँ पर, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा कितना है प्यारे बच्चों 50, एल कितना है प्यारे बच्चों 20 मिली है सर, 10⁻⁻3 कितना 1000, तो ये तो 1 ओम आ गया। एक्स सी कितना आया 1/ओमेगा सी, और ये 50 हर्ट्ज दिया है बेटा यार, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज है ना, तो 2 पाई और आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 2 पाई एफ, तो ये 2 पाई और आएगा यहाँ पर, इसको हटाओ 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओम 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 पाई एफ कितना हो गया आपका 50,
और C कितना हो गया आपका 120 माइक्रोफेरड, 120 माइक्रो 10⁻⁶ ऊपर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए कितना हो गया ये 1 2 और 5 दूना 10, 3 0 ये खत्म, तो ऊपर हो गया आपका 1000। तो ये आया मेरे पास ऊपर 1000 अपॉन 120 इंटू पाई ओम। ये थोड़ा सा दोनों अलग अलग आ गए। आगे बेटा आप एक थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। क्या हो गया ये एक कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कि इसके अंदर जो जेड आएगा वो कितना आएगा, आपको जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। जेड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेड हो जाएगा आपका इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडरवुड। क्या आप इसको निकाल लेंगे आराम से? ओके, तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद अब आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनर्जी में सर्किट 60 सेकंड जो करंट जाएगी, पहले आप करंट निकालो। आप अब करंट कितनी जाएगी ये देखना है आपको इसके अंदर। ठीक है, कि करंट हो जाएगी यहाँ पर, करंट आई जा रही है। ओके, तो इसके अंदर करंट कितनी जाएगी आपको जेड पता है, सब कुछ पता है ना। तो आप लिखोगे इसको इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल कितना है 24 और आई कितना है जेड आ गया आपका आर। ओके, ये करंट जाए, टोटल सर्किट की करंट ये होगी। लेकिन मुझे इसके अंदर एनर्जी डिसिपेट निकालना, तो कितना होगा डी एच बराबर आई एवरेज ले लूँगा मैं आई स्क्वायर आर डी टी। क्या यहाँ से आ जाएगा मेरा आंसर। अब आई को आप 24/जेड लिखोगे, जेड पता है आपका, और इसको इंटीग्रेट करोगे तब पूरा आंसर आएगा आई इक्वल टू आई स्क्वायर 24/जेड का स्क्वायर है ना, इंटू आर इंटू डी टी, जो कि 0 से लेकर 60 सेकंड तक फिर आपका इसका आंसर आएगा। आप देखिए वही चीज़ किया सारा का सारा ही। ये निकाला सबसे पहले तो ओमेगा पता है, एक्सी निकाल लिया आपका, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। एक्सी माइनस एक्सएल निकाला, ये 20 आया, आर पता है, ये पता है, तो ये 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपने जेड निकाल लिया कोस 5 3/जेड, तो पी पावर एवरेज, तो पहले आपने पावर एवरेज निकाल लिया आपने वी आई कोस 5 आर बाई वी बाई जेड। तो ये आपका पूरा आंसर वहाँ से 60 सेकंड से आ जाए, और जो अपन ने किया है उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उससे वही इक्वेशन बनेगी, लास्ट वाली अपन ने उन्हें कोस 5 इजिकल टू आर बाई जेड, कोस 5 इजिकल टू कितना हो गया आप आर बाई जेड, तो चीज़ वही पूरी की पूरी सेम आ जाएगी आपकी। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। A LCR circuit behaves like a damped harmonic oscillator. Okay, LCR circuit behave like a damped harmonic oscillator. Comparing it with a physical series mass damped oscillator having damped constant B. ठीक है, द करेक्ट इक्विवेलेंट, तो आर को तो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन दे बोल देते हो बेटा आप। ठीक है, बताया था मैंने पहले आर। ठीक है, और जो आपका एल है वो एम हो जाएगा, और बाकी जो सी बचा है वो कितना हो जाएगा आपका, क्या के बराबर हो जाएगा आपका। वहाँ पर आपके आंसर आ जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, तो कोई जल्द ऐसे कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। और स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर की बात कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये एल सी ऑसिलेटर, आर में एनर्जी का लॉस होता है, आर में एनर्जी का लॉस होता है, तो आर हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, डैम्पिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर सकते हो। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट कर सकते हो आप, डैम्पिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। और जो एल है वो इनर्शिया को बताता है, किसको बताता है, वो चेंज होने को रोकता है ना। तो एल एम को इक्विवेलेंट कर देगा, किसको कर देगा बेटा, एम को इक्विवेलेंट कर देगा आपका। तीसरा कौन सा है आपका, सी। अब सी किसको बताएगा आपके, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/2 अंडरवुड ऑफ एल सी, यही फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पर। और हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है डैम्प्ड ऑसिलेटर की, है ना, वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपकी,
मान लो डैम ना होता, अंडरवुड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई सॉरी के बाई एम, ठीक है। तो जो ये एम है तो सीधा एल को बता रहा है, लेकिन जो सी है वो किसको बता रहा है, 1/के को, के ऊपर जा रहा है, तो सी किसको बता देगा, ये 1/के को। तो इससे डायरेक्ट याद रखें बच्चों आप, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये सब आपने किया है यहाँ पर, ठीक है। ये एक बड़ा सॉल्यूशन है, नो डाउट इट इज़ ए गुड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है फटाफट से कैसे काम चलेगा, तो आप उसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। रजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है तो ये डैम्ड ऑसिलेशन का काम करेगा। ये इनर्शिया की तरह काम करता है चेंज होने में। ये क्या करता है, किसी चीज़ को रजिस्ट करता है, जैसे इनर्शिया नहीं होता है मास है तो रजिस्ट करता है चेंज होने में, तो ये भी यहाँ पर इसके चेंज फ्लक्स चेंज में रजिस्ट करता है, तो ये एम की तरह शो करेगा आपको। बचा सी, तो फ्रीक्वेंसी से आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी 1/2 एल सी होता है, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई के बाई एम होता है, तो एम तो डायरेक्ट एल से कंपेयर हो गया, तो सी है वो के से कंपेयर हो गया, ओके। तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट, a part of a complete circuit is shown in the figure. At some instant the value of the current I is 1 ampere and it is decreasing at a rate of 10 raised to power 2 ampere per second. डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, करंट डिक्रीज कर रही है। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq इन वोल्ट एट द इंस्टेंट, ठीक है बच्चों, यहाँ की बात आ गई। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो करंट जा रही है Vp माइनस Vq, जो करंट का डायरेक्शन ये है मेरे ख्याल से, हाँ 1 एम्पेयर करंट, ये करंट ऐसे आ रही है, कितनी आई है 1 एम्पेयर की करंट आ रही है, ठीक है। देखो इसके अंदर करंट डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, करंट को बढ़ाएगा, क्या करेगा, ये करंट को बढ़ाएगा। तो ये करंट को कैसे बढ़ाएगा, ये करंट डिक्रीज, इसके अंदर किस तरह का ईएमएफ आना चाहिए, क्या इधर प्लस आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए, तभी क्या ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है यहाँ पर 50 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी, एल डी आई बाई 10 की पावर 2, ये 3 गया, ईएमएफ कितना गया बेटा, ये 5 आ गया। इसमें करंट कम हो रही थी तो ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो किधर आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, तभी क्या करंट बढ़ेगी। अब देखिए वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू से चलो आप, और वी पी माइनस, तो वी पी प्लस से माइनस गए तो -5, प्लस से माइनस किए तो -30, और ये प्लस से माइनस गए, कहाँ गए बेटा, प्लस से माइनस गए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आएगा +2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी क्यू। यू विल सी वी पी, ये कितना हो गया -37, 35 टू -33 बराबर वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 33 वोल्ट, कितना हो गया 33 वोल्ट, ओके इजी, यस आंसर सेम आ गया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त, एकदम सही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस of the motor and electric fan is 10 Henry. Self inductance of the motor of the electric fan is 10 Henry, ठीक है। In order to impart maximum power at 50 Hz, it should be connected to a capacitance of, अच्छा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना, तो आप जानते हो मैक्सिमम पावर करंट मैक्सिमम मतलब एक्स एल बराबर कितना होना चाहिए, एक्स सी होना चाहिए, एक्स एल बराबर एक्स सी होना चाहिए, सिंपल सी बात होगी। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो आपको तो आंसर निकालना है बस, तो कैसे निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 पाई अंडरवुड ऑफ, कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा नहीं 2 पाई एफ रखना पड़ेगा, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इजिकल टू 1/LC, और मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/L, कितना हो गया 10, 4 पाई स्क्वायर 10 इंटू 10, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 इंटू 50, ओके ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सी बराबर कितना हो गया, ये 10 की पावर -5 ऊपर हो गया, और ये बचा 25 और 4, क्या ये 100 हो गया बेटा यार ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन, 55 और 4, क्या ये 100 हो गया, और पावर 1 2 3 4 5, नीचे 10 का -5, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, इसके अंदर 50 हर्ट्स 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर 50 हर्ट्स है, तो कैपेसिटेंस आगे थोड़ा गड़बड़ कैसे हो रहा है,
ये तो 10⁻⁻6 तो 1/10 आ रहा है ना, 0.1 माइक्रोफेड हो रहा है अपना तो, जबकि यहाँ पर 1 माइक्रो करने का मिस्टेक क्या किया अपन ने, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर किया आपने, एफ स्क्वायर पाई 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू एल हो गया आपका, सी हो गया, सी ऊपर गया, एल नीचे ले लिया आपने, एल की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, तो एल दिया था 10 4 पाई स्क्वायर 10 इंटू 10 150 हो गया, 1 2 3 4 5, देखते हैं इनमें, देखें कहाँ गलती हुई है, 4 पाई स्क्वायर को आपने 10 ले लिया, ओहो हो यहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने, ये 2 बार पाई स्क्वायर 1 बार 10 आएगा बेटा, सॉरी, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरो, तो कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, मेरी तरह गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट द voltage across R is 100 volt and R is equal to 1 kilo ohm and C is equal to 2 microfarad, the resonance frequency omega is 200 and the resonance frequency voltage across L is, ठीक है, एल के एक रोज आपको क्या निकालना है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पोटेंशियल निकालना, तो सिंपल था, आपको आई निकालना पड़ेगा, है ना, आई के लिए आपको जेड निकालना पड़ेगा, है ना, एल सी आर है, वोल्टेज एक रोज आर इज 100 वोल्ट एंड, तो करंट आ गई ना, आर के एक रोज 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये 1 किलो ओम है, तो यहाँ पर करंट आ गई, क्या आ गई बेटा, करंट आ गई, करंट सिंपल थी, तो करंट कितनी आ गई, तो V इजिकल टू कितना होता है, आई इजिकल टू कितना होता है V/R, V कितना हो गया 100, R कितना हो गया 1 किलो ओम, 1 2 3 कितना हो गया 0.1 एम्पियर, ये आ गया, आ गया। फिर C इजिकल टू 2 माइक्रोफेरेड, कितना है बेटा, C कितना है 2, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर एट रेजोनेंस वोल्टेज, रेजोनेंस द वोल्टेज एक्रॉस द, तो रेजोनेंस वोल्टेज कब होगा, जब XL बराबर XC होगा, मतलब जो VL है क्या वही VC के बराबर है, और VC कितना हो गया I इंटू XC हो गया, और ये I इंटू XC कितना हो गया, I इजिकल टू 1/ओमेगा C हो गया, बस ये आंसर आ गया आपका। I कितना है आपका 0.1 है सर, ओमेगा कितना है आपका 200 है, और C कितना है आपका, C है 2 इंटू, ऊपर लेके जाऊंगा मैं 10⁻6 हो जाएगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा आपका, ये चला जाएगा, तो यू कैन सी 1 2 3, तो ऊपर आ गया 1 2 3, तो VL आप देख सकते हो आराम से, VL बराबर 200 500 500 का 250 वोल्ट, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, in an AC circuit, the voltage applied is equal to E naught sin omega t. The resulting current is in the circuit I is equal to I naught sin omega t minus pi over the power consumption. Power consumption कितना होता है बेटा, power consumption होता है VRMS IRMS cos phi. Cos phi is the power factor between I and E. यहाँ पर जो पावर फैक्टर है π/2, जैसे आप यहाँ π/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप π/2 रखोगे, π/2 रखते हैं, पावर कितनी हो जाएगी इसके अंदर, कंजप्शन पावर का 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फॉर एन RLC सर्किट ड्रिवन बाय द वोल्टेज VM एंड द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/node, द करंट एग्जिबिट्स रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर को आप जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, आसान सा फॉर्मूला है, इसे याद रखें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट L/R होता है, प्लीज़ याद रखें इसको, क्या करें इसको याद कर लें। In an AC circuit, the instantaneous EMF and the current are given by E is equal to 100 sin 30t, I is equal to 20 sin 30t minus pi/4. Okay. In one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and wattless current are respectively. Okay भैया, ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, उसने कहा है कि in one cycle of AC, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, सबसे मैं एवरेज पावर निकालता हूँ, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा VI/RMS, ठीक है, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS cos phi, एक तो ये आ गया आपका। अब देखो VRMS कितना होगा, V नोट दिया हुआ 100/√2, IRMS कितना होगा 20/√2, और cos phi π/4 हो जाएगा, तो cos phi π/4 1/√2 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 1000 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 है ना 100 RMS/√2 20/2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर
देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000/√2। तो ये तो आपका पावर कंजप्शन आ गया, ठीक है, एवरेज पावर कंजप्शन। एंड द वाटलेस करंट आर रेस्पेक्टिवली, अतः वाटलेस करंट क्या होगी बताओ, ईएमएफ के जो वाटलेस करंट है वो क्या होगी, आप थोड़ा सोचें। तो वाटलेस करंट क्या होती है बेटा, एक तो दो तरह की करंट होती है ना आपकी। ऐसा मान लो ये आई है, ओके, यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस मानूँ इसको मैं रेफरेंस मानूँ तो ये हो गया मेरा ईएमएफ, ठीक है, और ये मेरी होगी करंट, और ये हो गया मेरा π/4। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। इस आई के दो कंपोनेंट कितना हो गया, आई कोस फाई, आई कोस π/4, और ये होगा मेरा आई साइन π/4। तो दिस इज द माई आई साइन π/4 इज द वाटलेस करंट होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो ये कितना होगा 20 इंटू, है ना, RMS में निकालनी है, कैसे निकालनी है आपको डिपेंड करता है। ये वाटलेस करंट है, और वाटलेस मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी आपकी, आई कितना है 20/√2। वो तो आई RMS निकालूंगा वाटलेस करंट, तो 20/√2 इंटू √2, यानी कितना हो जाएगा आपकी ये 10। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, क्या ये चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पावर सप्लाई इज 220 वोल्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF इज, ये सिंपल सा हो गया आपका, ये VRMS दिया हुआ है, ठीक है, VRMS बराबर V0/√2। तो V0 मैक्सिमम हो जाएगा आपका √2 1.414, VRMS कितना दिया हुआ है 220, इसको सोल्व करोगे तो 311 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कोयल इज 1000 ओम, कितना दिया हुआ है 1000 ओम। द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, that is the 1003 ohm, if its self inductance and frequency both are increased 2 times, if self inductance and frequency are increased 2 times, then inductive reactance will be, ठीक है। XL ये हो गया, XL दिया हुआ है, और XL बराबर कितना होता है बेटा, ओमेगा एल होता है। ओमेगा कितना होता है बेटा 2πf इंटू एल होता है। अब वो क्या कह रहा है, XL डैश बराबर 2π, फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया उसने, फ्रीक्वेंसी और एंड इंक्रीज टू फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को डबल कर रहा है, तो इसको भी डबल करेगा, इसको भी डबल करेगा, तो क्या 4 टाइम हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है उसने 1000 इंटू 4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4000 4000 ओम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, अ कोइल ऑफ द इंडक्टेंस 0.1 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, एंड जनरेटर दिया हुआ है 100 साइन 100 वोल्ट का। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल विल बी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल विल बी, बिल्कुल आसान सा आंसर हो गया आपका। आप जानते हो XL बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, XL बराबर हो जाएगा आपका ओमेगा एल। ओमेगा कितना दिया है इन्होंने 100 दिया है, और एल कितना दिया है 0.1 दिया है, तो आ गया 10 ओम, हो गया 10 ओम हो गया बेटा यार। ये तो करंट कितना हो जाएगा आपका, करंट हो जाएगा EMF/100, यानी कि ये हो गया आपका 10, ठीक है, 10 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट है, क्या ये मैक्सिमम, क्योंकि आपने इसको भी मैक्सिमम लिया है, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, अब कोइल ऑफ इंडक्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है आपका, सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल है, और अब आप जानते हो कि जो करंट है उसके अंदर वो क्या होता है π/2 आगे होता है ना। यहाँ पर EMF जो होता है वो π/2 आगे, तो करंट π/2 पीछे होता है, ये करंट आपका। और यदि यहाँ देखूँ मैं तो ये VL होता है, क्या होता है बेटा, ये VL होता है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर VL की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, व्हाट इज़ द VL, वो है 100 साइन 100t। तो करंट निकालना है तो π/2 पीछे है, तो माई करंट इज 10 साइन 100t माइनस π/2, यानी कि 10 cos 100t। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ओके, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोइल हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम, 100 ओम, when frequency is 50 hertz, the frequency become 150 hertz, then the reactance will be, आप जान सकते हो रिएक्टेंस मतलब पहले 50 हर्ट्ज थी, XL इज प्रपोर्शनल टू F है या नहीं, तो XL प्रपोर्शनल टू X है। तो जब ये कितना हो गया 50 से 150, मतलब ये 3 टाइम्स हो गई, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 300 ओम हो जाएगी, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 20
अपॉन पाई हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ इतने आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। बिल्कुल क्लियर बात है, इम्पीडेंस निकाल रहा है, आसान सा क्वेश्चन दिया है, उसने अपन पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर प्लस एक्स एल इज द ओमेगा एल, है ना, एक्स एल इज द ओमेगा एल। ओमेगा कितना हो गया आपका, ओमेगा ये रहा, ओमेगा 2 पाई एफ कितना हो गया 50, ओमेगा एल कितना हो गया 20 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा कितना हो गया 2 पाई, एफ कितना हो गया 50 इंटू सी कितना हो गया 5 बाय पाई। माइक्रो है तो 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये इसका हो गया आपका स्क्वायर। सोल्व कर लो, ये पाई से पाई उड़ गया, ये पाई से पाई चला गया, तो मुझे लग रहा है तो हर टफ तो होगा ही होगा सा, एकदम से आंसर नहीं आ पाएगा इम्पीडेंस का। तो यहाँ देखते हैं, ये 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये हो गया आपका 2000, ओके, और माइनस, अब इसको सोल्व करना है तो देखो आप 10 की पावर 6 तो ऊपर हो गया आपका, ओके, और नीचे कितना 25 50, तो नीचे 250 हो गया, 50 नीचे 500 हो गया, तो ऊपर 10 की पावर 6 अपो नीचे कितना हो गया बेटा 500 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करो आप, सोल्व करके यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ये सब कुछ दिया हुआ है, वही सेम एक्सेल आ गया आपका, एक्स आ गया, ये आ गया, चाहे दोनों बराबर आ जाएंगे सोल्व करने पर, ये तो अच्छी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ देखो क्या ये आ रहा है क्या, हाँ, ये देखो आप जेड इजिकल टू अंडर वुड ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस कैलकुलेशन है मात्र, ये आपको करना है बेटा, माइनस सी कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 ऊपर कितना लिख दोगे आप 10 की 2 जीरो चलेगा 10 की पावर 4 1 2 3 4 कितना हो जाएगा ऊपर 1 2 3 4 नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 5 से 2 बार तो 2000, तो इससे ये कट जाएगा, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा ओनली 50 ओम, ओके। The percentage increase in the impedance of an AC circuit when its power factor changes from 0.86 to 0.5 in resistance is constant। तो अपन जानते हैं cos phi इज इक्वल टू कितना होता है बेटा R बाई जेड, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R अपॉन cos phi, क्लियर। और परसेंटेज चेंज कितना होता है बेटा डेल्टा जेड बाई जेड, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ओके। तो आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1, दिस विल द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज Z2 हो जाएगा आपका R अपॉन कोस फाई कितना 0.5 माइनस R अपॉन कोस फाई कितना हो गया बेटा 0.866 अपॉन कितना हो जाएगा R अपॉन 0.5 into 100%, सोल्व एंड गेट योर आंसर। पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर is 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया बेटा, ठीक है। इसमें कोल्स कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। ये कितना है 2300 वोल्ट है, ये कितना है बाहर 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट। इसमें कितने हैं 1 2 3 4000 टर्न है, और क्या कह रहा है द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इफ द करेंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 5 एम्पियर, ठीक है, एंड द एफिशिएंसी 90% द आउटपुट करंट वुड बी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा कि जो पावर है इनपुट वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी V इंटू आई 2300 इंटू 5, और पावर आउटपुट कितनी हो जाएगी करंट आई, तो पावर आउटपुट कितना हो गया बेटा 230 इंटू आई, बट पावर आउटपुट इज 90% ऑफ पावर इनपुट है, बस यही करना है। 230 आई इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू पावर इनपुट कितना हो गया आपका 2300 अपॉन नहीं V इंटू आई 5 हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 23 आई कितना हो गया 45, ऐसे आप इसको आराम से निकाल सको। दिस इज नॉट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अ रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मर बिकॉज पावर इनपुट इज नॉट इक्वल टू पावर आउटपुट। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसके अंदर अपन इनपुट पावर को आउटपुट पावर के बराबर कर देते हैं, ओके। चोक कोइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस केज 5 मिली एम्पियर करंट व्हेन इट इज ऑपरेट 220 वोल्ट, लॉस ऑफ द पावर इन चोक कोइल, आप जानते हो लॉस ऑफ द पावर 0, पावर कोइल में कोई भी लॉस नहीं होता है,
Generator supplying voltage to a circuit which consists of a resistor of resistance 3 ohm, an inductor of the reactance 4 ohm as shown in the figure. The voltage across the inductor at T is equal to pi by omega is shown. ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है कि across voltage पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। तो अब आप देखिए, तो सबसे पहले आप इसमें आप क्या निकालें, करंट निकाल लें। क्या निकालें सबसे पहले आप इसमें करंट निकाल लें, क्योंकि करंट निकालना जरूरी है, उसी के बाद आप एक्सेल लिख पाओगे, है ना। पहले करंट निकाल लो। करंट के लिए कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपका 5। करंट कितनी आ गई, 2। और आप जानते हो यहाँ पर सर्किट बनाओगे तो ये करंट होगी, तो ये आपका यहाँ पर वी सर्किट का होगा, और ये एंगल कितना होगा, 5 होगा। तो ये कितना आ गया आपका कोस 5। देखो आप यहाँ पर कोस 5 नहीं टेन 5, ये हो गया आपका आर कितना है आपका 3, और ये कितना है आपका 4। तो ये कितना हो गया, एंगल 5 कितना हो गया आपका, ये करंट आई। ओके, तो आपका ये हो गया 10 5 कितना हो गया आपका यहाँ पर 10 5 इज इक्वल टू 4/3। 5 कितना हो गया 53। 5 कितना हो गया आपका 50। तो जो करंट आप लिखोगे वो कितनी लिखोगे, करंट आई इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t माइनस 53। डन। अब क्या पूछ रहा है हुआ, वोल्टेज एक्रोस एक्सेल। अगर आप वोल्टेज पूछोगे एक्रोस एक्सेल तो आप जानते हो कि जो करंट है, सर्किट करंट से वो कितना आगे होता है, π/2 आगे होता है। तो वी एल इज इक्वल टू कितना हो गया 2 × 4 यानी कि 8 साइन ओमेगा टी माइनस 53 प्लस π/2 आगे। इट इज करेक्ट। ओके, अब आगे देखिए आप, वी एल इज इक्वल टू 8 साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना हो गया, टाइम कितना है, π/ओमेगा। ओमेगा 2π बाय ओमेगा को ओमेगा रख दो आप, तो यहाँ पे कुछ मत करो, और टी को क्या रख दोगे, π/ओमेगा। तो ये हो गया पाई माइनस 53 प्लस π/2। तो वी एल कितना आ गया आपका 8 साइन 3π/2। ये कोस में बदल जाएगा, तो ये कोस 53 कितना बेटा, कोस 53। तो कोस 53 की वैल्यू कितनी होगी, 5 नहीं कोस 53 4/5 कितना हो गया, ये 4/5। अब ये कितना हो गया देखो 3/5, सॉरी 3/5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/5 यानी कि हो जाएगी 4.8 वोल्ट। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जो चीज़ें मैंने लिखी ना यहाँ पर एक एक करके सब इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आई लिखी, फिर मैंने वी एल लिखा, ओके, मैंने यहाँ से ये फाइन निकाला, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।